कि अर्ली इंटरवेंशन एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ एंड रोल्स जो बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट प्लस NEP 2020 को इन्वॉल्व किया गया, जिसमें पेरेंट्स प्लस टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स प्लस जो NGO प्लस स्पेशल स्कूल्स प्लस ट्रस्ट इनको इंक्लूड किया गया। दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए समर्थन के लिए क्या चीज़ें प्रदान की गई, बच्चों को सपोर्ट करना है, बच्चों को क्या हेल्प दे सकती हैं। एक मैनिफेस्टो जारी किया गया जिसमें बच्चों के लिए क्या आप उपयोगी कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे नहीं करेंगे। तो सबसे जो पहला सामने आता है जो 2016 की पॉलिसीज़ में कि जो माता पिता हैं उनका रोल क्या है इसमें। 2016 की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें जो दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में पेरेंट्स का रोल क्या है, माता पिता की भूमिका क्या है। तो इसमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है समझना और सहमत होना, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग करना है प्लस आपके कैसे सपोर्ट कर रहे हो, किस प्रकार से आप पेरेंट्स को आगे लेके आ रहे हो। तो माता पिता की सबसे पहली भूमिका यह होती है कि जो सबसे फर्स्ट स्टेज होगी उसमें बच्चे की स्थिति को समझना होगा, बच्चे की क्राइटेरिया को समझना होगा। देखो सीधी सी बात है, हर एक बच्चे के अंदर अगर माना जाए कि डिसेबल बच्चों को ले लिया जाए तो हर एक बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी भी अलग अलग होगी, सबके अंदर सेम डिसेबिलिटी भी नहीं होगी, किसी के अंदर कम होगी तो किसी के में ज़्यादा होगी, है ना। और दूसरी बात यहाँ पे आ कि उनका बच्चा, अब मानना पड़ेगा कि बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स है ना छिपा लेते हैं कि हम अपने बच्चे को डिसेबल नहीं बताएंगे, हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमारा बच्चा भी डिसेबल है कैसा है। तो ये चीज़ें वहाँ पे दिक्कत कर रही हैं थोड़ा सा। लेकिन अगर हम उनको हर एक स्थिति हर एक सिचुएशन के बारे में बताएंगे, उनको समझाएंगे कि भाई आपको पहले बच्चे के बारे में सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कुछ जैसे ना काउंसलर जो होते हैं वो काउंसलर उनको एक प्रकार से मोटिव कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो आता है कि जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस का एवोल्यूट करना, डायग्नोसिस की जांच करना, क्योंकि वो प्रोग्रेस कितनी कर रहा है, कितना वो कर पा रहा है, कितनी मतलब वो इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी भी वर्क में। अगर आप उसको मतलब डिसेबिलिटी के आधार पर देखा जाए, क्योंकि सबसे पहली तो बात यही आती है अगर किसी भी पेरेंट्स का अगर बच्चा वो जो है डिसेबल है तो सबसे पहले तो एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाए जो सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे नहीं कोई किसी के पास भी ले जाए, जो जानता है, जो ट्रेंड है उसके पास ले जाइए जाए, जो इन विषयों मतलब डिसेबिलिटी के बारे में और उसकी नॉर्मल चीज़ों के बारे में प्लस उनकी स्पेशल नीड्स के बारे में जो जानता है वो उसके पास लेके जाना चाहिए, जो उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको डायग्नोज कर सके, टाइम से डायग्नोज कर सके, समय से उस पर काम कर सके, प्लस उनका इवोल्यूशन कर सके, है ना, उनकी एक प्रकार से उसका मापन मूल्यांकन कर सके। थर्ड जो स्टेप आता है मतलब राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में एक स्पेशल एजुकेशन को इन्वॉल्व किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ईशांत किशोर यहीं पे है? ईशांत, आवाज़ आ रही है मेरी? ईशांत आवाज़ एक बार बताएं। ईशांत किशोर, चलो कोई नहीं।
क्योंकि RPWD एक्ट 2016 में जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं सभी को क्या है, एजुकेशन का राइट्स है, एजुकेशन का राइट मिला हुआ है 2016 की जो पॉलिसीज है, जो एक्ट है उसमें। प्लस इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है, एक तो स्कूल तो जोड़ दिया, प्लस पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर दिया कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो आप अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेजें। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, जैसे भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट तैयार होगी तो वो आपकी बच्चे के आधार पर तैयार होगी, जिससे कि मतलब एरिया वाइज रिपोर्ट बनती है। आपने देखा होगा दिल्ली में या कहीं अदर किसी उसमें भी, आप यूपी में बात कर लीजिए, पर डिस्ट्रिक्ट के उसमें बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट बनती है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। किस किस को पता है? पता है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट का? कौन बताएगा? बनती है ना? हाँ, तो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो बनती है वो सारा डाटा बेस होता है, मतलब कि हर एक जो फैमिली है, हर एक फैमिली का रिपोर्ट तैयार करना होता है। अगर किसी प्रकार कोई किसी फैमिली में डिसेबल पर्सन भी है ना, तो वो अगर वो छिपा रहे हैं तो फिर उसके इनके लिए भी दिक्कत पैदा करेगा वो, लेकिन वो छिपाना नहीं है वहाँ पे। तो इस राइट्स में ही दिया है, तो स्पेशल स्कूल्स प्लस जो माता पिता हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने बच्चे को विशेष शिक्षा दिलाइए और उनको मतलब हर फील्ड में आगे लेके जाओ। थर्ड जो इसमें फोर्थ जो पॉइंट आया है, मतलब सोशल, सामाजिक और आवासिक समर्थन की योजना, मतलब कुछ ऐसी प्लानिंग हो जो बच्चे के सोशल प्लस सपोर्टिव मोटिवेशन से भी जुड़ी हों। क्योंकि बच्चे को जिस प्रकार से आप ढालेंगे, बच्चे को जिस प्रकार से आप लेके चलेंगे, आप बच्चे को आप डराएंगे, धमकाएंगे, तो बच्चा उसी कैटेगरी में, उसी रैंक में चलना शुरू कर देता है। आप जैसे बच्चे को, अगर स्पेशल बच्चे को आप है ना, आप दूर रखना शुरू करेंगे तो वो डरना शुरू करेगा। दूर नहीं करना है उसको, और किसी भी चीज़ से दूर नहीं करना है। दूर सिर्फ एक चीज़ से करना है आपको, कि उसको नेगेटिविटी से दूर करना है ना। सिर्फ क्या है, पॉजिटिव थिंकर्स के रूप में उसको एडवाइज करते रहें, उसको समझाते रहें, बताते रहें, जिससे कि उसके लिए हेल्पफुल हो और उसको ये भी लगे कि ये सपोर्ट कर रहे हैं। भाई हम जिसको सपोर्ट करेंगे वो ये थोड़ी कोई सोचेगा फिर कि हाँ भाई मुझे कोई नहीं वो करता। भाई अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सपोर्ट नहीं है तो गलत भी मत बोलिए। उसको ऐसा ना लगे, वो असहज महसूस ना करे। नेक्स्ट है समुदाय सहभागिता। मतलब कि सभी से सहयोग करना चाहिए कि भाई ये बच्चा भी है ना, ये भी कम्युनिटी का हिस्सा है और ये भी बैठेगा, ये भी बात करेगा, ये भी आएगा जाएगा। आप इस पे है ना कमेंट वगैरह ना करो। मतलब एक प्रकार से समुदाय की भी, कम्युनिटी की भी क्या है, सहभागिता होनी जरूरी है। उसको भी क्या करना चाहिए, माता पिता को अपने समुदाय में दिव्यांग व्यक्तियों या बच्चों का, 1 मिनट रुक जाइएगा, रोल क्या था और 2020 में रोल क्या है। मतलब कि एक हमारा और पॉइंट रह रहा है इसमें, अधिकारों की जागरूकता, मतलब राइट्स, जो हमारे राइट्स हैं उसके प्रति अवेयरनेस। अब अवेयरनेस के बारे में माता पिता की जिम्मेदारी होती है, मतलब एक माता पिता का जो रोल होगा, जो जिम्मेदारी होगी, वो ये भी होगी कि अपने बच्चों के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक होना चाहिए। जो बच्चों के, जो अगर डिसेबल बच्चे हैं तो उसके प्रति क्या क्या चीज़ें, क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या क्या प्लानिंग की जा रही है गवर्नमेंट के अनुरूप, तो वो भी ध्यान में रखनी चाहिए और उनके अधिकार का उपयोग भी करना चाहिए। जो भी राइट्स मिले हुए हैं उनको उपयोग करो, उनको यूज कीजिए।
ठीक है ना। ये 4 से 5 पॉइंट है, 4 से 5 पॉइंट ही RPWD एक्ट वाले में बिल्कुल सटीकली हैं, स्टीक हैं बिल्कुल। और दूसरा इसमें आप 2020 पे बात करें, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, NEP है, NEP पे बात करते हैं। 2020 में रोल्स क्या दिया पेरेंट्स को, माता पिता को रोल्स क्या दिया। सबसे पहला जो रोल है वो शिक्षा के अधिकार की सुनिश्चिति, मतलब एक प्रकार से शिक्षा मिले, कोई भी दिव्यांग पर्सन ना रहे, दिव्यांग बच्चा ना रहे जिसको एजुकेशन से हटाया जा सके, है ना, कोई ना बचे, सबको दी जाए, क्योंकि सबके लिए समान अधिकार है, इक्वल राइट्स। क्योंकि अगर पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो जिम्मेदारियों को समझेंगे, और जिम्मेदारी को समझ करके फिर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हमें जब तक वो कोई चीज़ नहीं पता होती तब तक हम उस पर कोई काम भी नहीं करते। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे दिया कि शिक्षा में योग्यता की सुनिश्चिति। हमारे इसमें क्या है कि माता पिता की एक जिम्मेदारी और होगी, इसमें माता पिता की एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि बच्चे को, मतलब आप प्राथमिक शिक्षा तो दे रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन तो दे रहे हैं, प्राइमरी के साथ पर प्राइमरी भी दे दीजिए, और उसको सेकेंडरी सीनियर आपको वो भी करना पड़ेगा। हाँ जी सर, भाई नू कह रहा वो। तो इसमें शिक्षा में योग्यता की सुनिश्चित, मतलब माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मतलब उसको प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन तक का उस तक बच्चे को लेके जाएं, हायर एजुकेशन तक का बच्चे को लेकर जाएं, मतलब कि उसको मतलब काउंसलिंग और गाइडेंस भी दिलवाएं। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा के प्रति समर्थन, मतलब विशेष शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन है उसके प्रति क्या सपोर्टिव क्या रहेगा, तो पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। भाई पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तभी तो बच्चा स्पेशल एजुकेशन की तरफ बढ़ेगा, तभी तो वो स्पेशल स्कूल की तरफ जाएगा। अब भाई अब सपोर्ट मिल नहीं रहा है फैमिली का तो कैसे करेगा, वो नहीं कर पाएगा। मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसीज एंड सपोर्ट, जो मॉडर्न शिक्षा प्रणाली है उनका समर्थन, क्योंकि जो माता पिता हैं उन माता पिता को करना क्या चाहिए, माता पिता को करना चाहिए कि जो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उसमें भी आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व कराएं। इन्वॉल्व क्यों कराएं, क्योंकि एजुकेशनल प्लस क्या, एजुकेशन के प्लस क्या साथ क्या जुड़ेगा, उसमें एक एजुकेशन सिस्टम जुड़ जाएगा जो मॉडर्न बेस होगा, जो बच्चे से रिलेटेड जुड़ेगा, प्लस बच्चे की डेमोस्ट्रेटिक से जुड़ेगा। समुदाय की सहभागिता, कम्युनिटी, अब इसमें कम्युनिटी का इसमें भी जुड़ जाता है कि NEP 2020 में भी कि कम्युनिटी का अगर हिस्सा है तो आप माता पिता भी हिस्सा हैं और अपने बच्चे को भी उस कम्युनिटी में इन्वॉल्व कराएं। दूसरा, एक डायरेक्शन भी दें कि अपने बच्चों को हम किस प्रकार की डायरेक्शन दे रहे हैं, किस समाज में हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स जो सोसाइटी के बीच आते हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं जो बच्चे को थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं। बच्चे को मतलब रिइंफोर्समेंट नहीं मिल पाता और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मिलता है। अगर रिइंफोर्समेंट मिल रहा है तो नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनका रोल इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके रोल के बिना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जिससे कि उनके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, उनके बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो सके। तो ये जो पॉइंट्स हैं 4.4 है, या अगर इसमें बात करें कि पहले तो था कि जो
स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटी है और पेरेंट्स हैं, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ आपका एक कम्युनिटी, इसमें कम्युनिटी का रोल क्या रहेगा। अब इसमें तो जो हमने पहले इसमें कर लिया वो तो पेरेंट्स से रिलेटेड है। अब इसमें दूसरे में क्या रहेगा, दूसरे पॉइंट में रहेगा कि कम्युनिटी रोल्स एज पर आरपीडी एंड 2016 एंड एनईपी 2020 रोल ऑफ कम्युनिटी। क्योंकि 2016 में तो यही पॉलिसीज हैं। अब 2016 में कितने डिसेबिलिटी हैं टोटल, कोई बताएगा मुझे। 1995 में कितनी डिसेबिलिटी थी और 2016 में कितनी डिसेबिलिटी हैं, कोई बता सकता है। बता सकता है कोई। 2016 में कितनी डिसेबिलिटी हैं, कौन बताएगा। प्रगति कितनी डिसेबिलिटी हैं, रिया। टू 2016 में और 1995 में कितनी डिसेबिलिटी हैं रिया। वैशाली सर आरपीडब्ल्यू 2016 के तहत 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है, 21 टाइप्स ऑफ जी। और 1995 में हमारी 7 डिसेबिलिटी थी, है ना। जी सर, 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी 1995 जी। पीडब्ल्यूडी 1995 जी, पीडब्ल्यूडी 1995 में 7 डिसेबिलिटी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटी। ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर कम्युनिटी बेस की कम्युनिटी का रोल माना जाए तो कम्युनिटी का रोल ये यहाँ पे रहता है कि मतलब एक प्रकार से जो मतलब एक सिक्योरिटी प्रदान करना है। जो दिव्यांग है, दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको भी सिक्योरिटी देना है। सिक्योरिटी क्या देना है, उनको भी भारतीय समाज में, उनको भी इंडियन सोसाइटी में हिस्सा बनाना है। ठीक है ना। देखो सब जो जनरल है वो तो है ही हिस्सा, लेकिन अगर आसपास में हमारे कोई 5 या 10 बच्चे रहते हैं मोहल्ले में या गली में रहते हैं और लोग उनको सुबह शाम में ना ताने मारते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको वो कहते कि हमारी है ना गली में बताओ कैसे हो गई है, हमारे बच्चे भी प्रभावित होंगे, मतलब तमाम तरीके की बातें वो करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो वो गलत है, वो कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है फिर। ठीक है ना। कम्युनिटी का हिस्सा तब माना जाता है जब हम सबको इन्वॉल्व करके लेके चलते हैं। अगर हम इनको ये दिखा रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश करें कि वो आप अलग हैं, तो वो फिर वो ये मानना लगते हैं कि हम तो अलग हैं, हमसे कुछ होगा ही नहीं, हम तो कुछ कर पाएंगे ही नहीं। तो उनका फोकस सिर्फ यह रह जाता है कि उनके माइंड में एक ऐसा सेटअप बन जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि समानता, मतलब इक्वलिटी, मतलब एक प्रकार से सभी को समानता की दिशा में आगे बढ़ाना। क्योंकि जब वो इस ब्रेक हो रही है, अब ठीक आ रही है सर। शुरू में तो थोड़ा ठीक, शुरू में तो थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन बीच में फिर से ब्रेक हो रही है। इस बार आज पूरा दिन हो गया सर, अब तक मैंने 4-5 बार ज्वाइन कर लिया ये। चलो नेटवर्क इशू है आज थोड़ा सा, है ना। अभी देखना, थोड़ी देर 1 मिनट रुक जाओ। अब क्लियर आ रही है।
अब वही सारी है सर मेरी। आवाज तो आ रही है लेकिन वो थोड़ी ब्लर 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 सी आ रही है आपकी आवाज। इन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना, सिक्योरिटी प्रदान करना, सिक्योर बच्चों को करना, और साथ ही साथ उनको राइट्स जो है ना, सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं, समानता का अधिकार मिला है ना, इक्वलिटी का राइट्स मिला हुआ है हमें, जिससे क्या है वो हमें हेल्प करता है। तो जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें थोड़ा सा सुधार करने के लिए, उसमें करेक्शन करने के लिए तो NEP 2020 को लाया गया, जिससे बच्चों की है ना एक एजुकेशन पॉलिसी भी थोड़ी सी अलग हो जाए। अलग क्या हो जाए, जैसे 5 साल तक का बच्चा है, 5 से 6 साल तक का है ना, बच्चों को लोड नहीं करना है, किसी प्रकार का लोड नहीं डालना है बच्चे पे। उसको है ना खेल खेल में शिक्षा देनी है, उसको प्ले मेथड है ना, उसको सोने का मन करे तो जाओ भाई, आपका बेड लगा है ना, आप सो जाइए, अपना सोना है सो लीजिए, पढ़ना है पढ़ लीजिए। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव बेस है इसमें NEP 2020 में, लेकिन इसको फॉलो कम करते हैं। और अगर इसको फॉलो कर ले तो बच्चा है ना, बच्चा ही मानेगा कि है ना, अगर चाहे वो 5 साल का 8 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, तो उसको स्कूल ऐसा लगे जैसे मॉल में जा रहा है बच्चा, क्योंकि उसको है ना बैग फ्री कर दो, उसको बैग मत रखो, है ना, स्कूल में ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराओ, उसको एंटरटेनिंग करो, एंटरटेनिंग बेस, लर्निंग बेस एजुकेशन दो। यही तो होता है कल्चर एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटी इसी वजह से तो कराते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो एक्टिविटी बेस किस बेस पर होंगी, स्टूडेंट बेस पर होंगी, ना कि टीचर बेस पर। टीचर बेस पर पहले होती थी, अब नहीं होती हैं। और प्लस मॉडर्न प्लस जो अचीवमेंट एजुकेशन है उसको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर आप प्राइमरी लेवल पे और वो प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे और हायर एजुकेशन में अगर इन 4 से 5 जगह आप है ना कवर कर जाते हैं, तो फिर वो एजुकेशन पॉलिसीज़ बच्चे के अकॉर्डिंग हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी आपको। अब अर्ली इंटरवेंशन में कम्युनिटी का रोल क्या है। अब नीति तो बन गई, लेकिन उसको लागू भी तो करना है, उसको आगे लेके भी तो आना है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक नीति है और राइट्स हमारा अधिनियम है। तो यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन जो जुड़ेगा वो समुदाय के रूप में जुड़ेगा, कम्युनिटी के बेस पर जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट किसको चाहिएगा, कम्युनिटी का, क्योंकि पेरेंट्स तो वहाँ पे भी जाएंगे। अब गली के बाहर अगर आप निकलते हैं, गली में अपनी निकलते हैं, अगर आपके घर में क्या परिवार में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है और साथ में आप लेकर निकल रहे हैं, अगर उस पर कोई कमेंट कर रहा है, गलत कमेंट कर रहे हैं, तो कम्युनिटी का हिस्सा तो है, लेकिन वो उसको मान नहीं रही है। सही बात है ना। अगर वो उसके बारे में गलत नहीं बोलेंगे कि हाँ मतलब कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस प्रकार की छोटी भी रिइंफोर्समेंट देंगे ना, पॉजिटिवली देंगे, तो बच्चा है ना ये लगेगा कि हाँ मुझे तो कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी प्रकार की डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। लेकिन हम अगर उसको खींचने का प्रयास करेंगे, नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो फिर वो है ना हताश और निराश हो जाएगा। प्लस इनकी एजुकेशन के लिए और इनके डेवलपमेंट के लिए काम करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, जब तक सोसाइटी में लोग अवेयर नहीं होंगे, तब तक आप कम्युनिटी में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो है कि आप कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस लाइए, लोगों को अवेयर कीजिए, उनको बताइए, उनको समझाइए। जिससे कि सपोर्ट मिले और इसको हम
सोशल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। अब 4.4.3 इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन RPWD एक्ट और 2022। तो इसमें बच्चे ने का रोल क्या है, उसके अर्ली इंटरवेंशन क्या है, उसकी चाइल्डहुड रिलेटेड केयर्स क्या हैं, उसकी एजुकेशन कैसी है, तो ये इस पॉइंट्स में आ जाएंगे हमारा। इसमें अगर इसमें देखें कि हम बच्चे की केयर से रिलेटेड या अर्ली चाइल्ड प्रारंभिक बाल्यावस्था बचपन की उसकी चीज़ों को ध्यान में रखें, उसकी केयर करें, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट लेके आता है कि अगर RPWD एक्ट 2016 और 2020 की बात करें तो उसके बच्चे के लिए क्या चीज़ें और ऐड की गई, उसके लिए क्या एजुकेशन पॉलिसीज़ में क्या थोड़ा सा चेंज हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई कि प्ले मेथड एजुकेशन, खेल में शिक्षा। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी दिया गया ये पॉइंट कि बच्चे की केयर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसको एक तो बोरिंग पीरियड नहीं देना है, एक दूसरा उसको बैरियर फ्री कर देना है, तीसरा उसको प्ले मेथड से आपको एजुकेशन देनी है, ठीक है ना। जिसका उद्देश्य क्या है, बच्चे की इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, बच्चे का दिमाग बढ़ेगा, बच्चे की सोच बढ़ेगी, प्लस उसका एजुकेशनल प्लस सोशल प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट बेस्ट होगा, ताकि क्या करें वो आगे आने वाले अपने जीवन में जो स्टेप्स लेंगे उनमें वो डेवलप हो सकें, सक्सेस हो सकें। मतलब कि हम बच्चे के लिए ECCE को यूज कर सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बच्चे की देखभाल भी होती रहे और बच्चे को शिक्षा भी मिलती रहे, एजुकेशन भी मिलती रहे। बस इसका एक यही इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका यही गोल है कि एक तो इक्वल प्लस एक केयर। फर्स्ट पॉइंट में इक्वल एंड केयर पे जो ज़्यादा फोकस किया गया है, एक तो उनको एजुकेशन जो मिले वो प्ले मेथड बेस मिले प्लस उनकी केयर हो, और थर्ड जो सेकंड जो पॉइंट आता है विशेष शिक्षा के प्रावधान, है ना, कि विशेष शिक्षा के भी प्रावधान हों, क्योंकि विशेष शिक्षा की ज़रूरत पड़ रही है, स्पेशल एजुकेशन की अगर नीड है तो स्पेशल एजुकेशन को भी ECC के रूप में दे दिया जाए, क्योंकि ECCE में एजुकेशनल बेस, केयर बेस और बच्चे के अनुसार बच्चे के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए एजुकेशन प्लानिंग, एजुकेशन मटेरियल, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसीज, एजुकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और एजुकेशन फीचर्स को लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट आ जाता है 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम ECCE को बात करें तो 2020 में बच्चों की को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, मतलब कि आप बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, आप बच्चे को इन्वॉल्व कैसे कर रहे हैं, स्किल बेस्ड डेवलपमेंट करके या फिर नॉर्मली आप जनरली आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं छोड़ दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग जो ईयर है बच्चे की उसमें आपको स्किल बेस्ड डेवलपमेंट करना होगा। बच्चों को कुछ ना कुछ के एक्टिविटीज़ कराइए, उस एक्टिविटीज़ को करा करके बच्चे से फिर कराइए, 2 बार रिटर्न कराइए, 2 बार कराइए, 3 बार कराइए, 4 बार कराइए, वो करने की कोशिश करेगा। मतलब कि हमें है ना प्ले मेथड यूज करना है सब जगह, खेल खेल में उसको पढ़ाना है ना। मतलब कि आप है ना जैसे बच्चे को ग्राउंड में लेके बैठ गए तो ग्राउंड में कुछ ना कुछ किसी को कोई रोल दे दिया, किसी को कोई रोल दे दिया, वो एक्टिविटी उनके अंदर होती रहेगी, है ना, जिससे कि एक मेथड सेट हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कि जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा दी जाए, जो लोकल लैंग्वेज जो वहाँ की लैंग्वेज है उस पर ही आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। अब ये नहीं कि आप जैसे हिंदी है या हिंदी अगर लैंग्वेज वहाँ पे कहीं पे ज़्यादा यूज हो रही है तो ज़्यादातर हिंदी का यूज, अगर इंग्लिश हो रही है तो इंग्लिश का यूज करें। क्योंकि वो भाषा वो लैंग्वेज बच्चों के सामने लानी चाहिए जो बच्चे के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हो, बच्चे की भाषण लैंग्वेज से, स्पीच लैंग्वेज से जुड़ी हुई हो। समाज में समानता है ना, सोशल इक्वलिटी, समाज में समानता मतलब समाज में समानता भी की प्राथमिकता भी दी गई है और इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और बच्चे को एक अच्छी शिक्षा, एक गुड एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन पॉलिसीज ला करके बच्चों की शिक्षा को अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, जिससे वो मतलब इन फ्यूचर अपना थोड़ा बहुत कुछ काम ऐसा कर ले, स्किल बेस्ड काम कर ले। तो हर एक बच्चा है, देखो हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ खूबी है, चाहे वो जनरल है चाहे वो स्पेशल है। कोई भी अपने आप को कम ना आको, सबके पास माइंड है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेशल बच्चे की बात कर रहे हैं तो अगर मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर वो VI से रिलेटेड है या HI से रिलेटेड है या CP से रिलेटेड है, CP वाले में भी दिक्कत बन सकती है। अगर HI का है, VI का है, MD का है, अगर MD का है, अगर 2 डिसेबिलिटी एक साथ आ रही हैं तो तब दिक्कत है। अगर भाई मेंटली रिटार्डेड अगर बच्चे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तब दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मेंटली रिटार्डेड बच्चा नहीं है तो वो प्रॉपरली माइंड उसका काम करता है, क्योंकि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ छिपा रहता है। और बस क्या है, पहचानने की ज़रूरत है। भाई कोई तो जल्दी पहचान लेता है, कोई लेट से थोड़ा सा पहचानता है, लेकिन पहचानता ज़रूर है। अगर जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसको कुछ कोई नया न्यू मिशन करना ही नहीं है, वो तो कुछ करेगा ही नहीं। वो तो फिर वो अपनी बात पे कहेगा कि मैं तो बस यही करूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। ये एक बेस है, ये बेस है ECC का।